नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं वो कहानी है यूपी के गाजियाबाद शहर की। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जनपद में लिंक रोड थाने के प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश सिंह और उनके थाने के एसआई विनय सिंह मलिक के चेहरे पर यह विजयी चमक उस खास सफलता के लिए थी जिसको पाने के लिए पुलिस 1 साल से हाथ पांव मार रही थी। मामला एक ऐसे हत्याकांड से जुड़ा हुआ था जिसके आरोपी पिछले 1 साल से फरार थे और उनकी गिरफ्तारी पर 20-20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका था। लेकिन पुलिस पकड़ पाना तो दूर, उनकी परछाई तक सुराग नहीं लगा पा रही थी। लेकिन एसआई विनय मलिक ने 2 माह की कड़ी मशक्कत के बाद उनका पता लगा लिया था कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी कहां छिपे हैं। सफलता बस एक कदम की दूरी पर थी। 25 फरवरी 2022 को इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह, एसआई विनय सिंह, एसआई यश कुमार, हेड कांस्टेबल मानपाल, नसीम अहमद और महिला कांस्टेबल यामिनी को लेकर पानीपत रवाना हो गए। पानीपत पुलिस को साथ लेकर पुलिस ने टीडीआई सिटी सेक्टर 25 के एक घर में छापा मारा तो पुलिस को आखिर वे दोनों कातिल मिल ही गए जिनकी 1 साल से पुलिस तलाश कर रही थी। आवश्यक कानूनी लिखा पढ़ी के बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके गाजियाबाद के लिंक रोड थाने ले आई। दोनों से पूछताछ हुई तो हत्याकांड की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 25 फरवरी 2021 को लिंक रोड थाना क्षेत्र के साहिबाबाद गांव में गोविंद सिंह के मकान में रहने वाली आशा सिंह अपने देवर लक्ष्मण यादव के साथ लिंक रोड थाने पर पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि उसका पति अर्जुन यादव पिछली शाम यानी 21 फरवरी से लापता है और घर नहीं लौटा है। आशा ने पुलिस को बताया कि उसका पति साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की एक पॉलीमर फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता है। उसने फैक्ट्री में फोन करके पता किया तो पता चला वो शाम को ही अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। आशा ने पुलिस को बताया कि उसके पति अर्जुन का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आशा के मुताबिक अर्जुन के सभी जान पहचान वालों और दोस्तों को वो फोन कर चुकी थी, लेकिन किसी से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो उसने मकनपुर गांव इंदरपुरम के रहने वाले अपने देवर लक्ष्मण यादव को अर्जुन के लापता होने की बात बताई, जिसे सुनने के बाद लक्ष्मण दौड़ा दौड़ा उसके घर आया और फिर उन्होंने तय किया कि अर्जुन की गुमशुदगी पुलिस में दर्ज करा दी जाए। आशा ने जो जानकारी दी थी उसके आधार पर लिंक रोड पुलिस ने अर्जुन यादव की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर इसकी इत्तला जनपद के सभी थानों को प्रसारित कर दी। गुमशुदगी के मामलों में अमूमन ऐसा ही होता है। पुलिस जब तक कोई ठोस जानकारी ना मिले तब तक लापता होने वाले का इश्तिहार तैयार करके उसे जनपद के सभी थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भेज देती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अर्जुन यादव की गुमशुदगी की जांच एक हेड कांस्टेबल को सौंप दी गई। 2-3 दिन बाद यानी 24 फरवरी 2021 को साहिबाबाद के गंदे नाले में पुलिस को एक शव पड़े होने की सूचना मिलती है। पुलिस ने जब शव को बरामद किया तो वो बुरी तरह से सड़ चुका था। पानी में पड़े होने के कारण पूरी तरह से वो फूल गया था। पुलिस ने आसपास के लोगों से बुलाकर जब उसकी शिनाख्त करानी चाहिए तो लोगों ने शव की पहचान करने से इनकार कर दिया। दरअसल शव की हालत ही इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। अचानक लिंक रोड थाने की पुलिस को ख्याल आया कि इसी इलाके में रहने वाले अर्जुन यादव भी 21 तारीख से लापता है। कहीं ये शव अर्जुन का तो नहीं। ये सोचकर पुलिस ने अर्जुन की पत्नी आशा और उसके भाई लक्ष्मण को बुलाकर शव की पहचान कराने की कोशिश की। शव की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने भी शव को पहचानने से इनकार कर दिया। जब शव की पहचान नहीं हुई तो लिंक रोड पुलिस ने उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया और अज्ञात के रूप में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। लिंक रोड पुलिस को साहिबाबाद के नाले से जो अज्ञात शव मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की चोट या शरीर पर जख्म के निशान नहीं मिले थे। पुलिस को लगा कि शायद किसी दुर्घटनावश अथवा नशे के कारण ये शख्स नाले में गिर गया होगा, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई थी। इसलिए पुलिस ने चिकित्सकों से कहकर शव के नाखून सुरक्षित रखवा लिए ताकि भविष्य में कोई दावा करे तो उसका डीएनए टेस्ट करवाया जा सके। गुजरते वक्त के साथ अर्जुन यादव की गुमशुदगी और साहिबाबाद के नाले में मिले अज्ञात शव का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच दोनों मामलों की जांच करने वाले अधिकारी और थाना प्रभारी भी बदल गए।
लेकिन अचानक 3 महीने बाद 2021 को लक्ष्मण यादव अपने भाई अर्जुन यादव के 3 बच्चों सागर, समरजीत और नेहा, जिनकी उम्र 9, 7 और 5 वर्ष थी, को लेकर साहिबाबाद सर्कल के सीईओ आलोक दुबे से मिला और उनको बताया कि 24 फरवरी को साहिबाबाद नाले से जो शव मिला था वो उसके भाई अर्जुन यादव का था। लेकिन आपने तो उस वक्त उस शव को पहचानने से इनकार कर दिया था। सीईओ आलोक दुबे ने लक्ष्मण को सवालिया नजरों से घूरते हुए पूछा, सर, एक तो वो शव बहुत सड़ गल चुका था, दूसरा मेरा अपने भाई के घर पर इतना आना जाना भी नहीं था कि उसके शरीर पर जो चीजें पाई गई थी उन्हें देखकर मैं अंदाजा लगा सकता कि शव मेरे भाई का है। साहब, उस वक्त तो मुझे सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे भाई की मौत हो चुकी है। मुझे तो बस उस वक्त यही लग रहा था कि शायद अर्जुन घर परिवार से नाराज होकर कहीं चला गया होगा। लक्ष्मण ने दुबे के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन अचानक तुम्हें कैसे एहसास हो गया कि वो शव तुम्हारे भाई का ही है? दुबे ने फिर सवाल किया। सर, मेरे भाई के बच्चों ने सारा खुलासा किया है। कहते हुए लक्ष्मण यादव ने बताया कि भाई अर्जुन की गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसकी बीवी आशा को परिवार और बच्चों को पालने की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपने भाई रजनीश यादव को गांव से बुलाया। 11 मार्च को वो अपने भाई के साथ तीनों बच्चों को लेकर उनके पैतृक गांव टोला सिवान राय, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश चली गई, जहां उसके माता पिता रहते हैं। 1-2 दिन वहां रहने के बाद अचानक मेरी भाभी आशा अपने भाई के साथ कहीं चली गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी। मेरे माता पिता ने जब मुझे ये बात बताई तो मैंने उनसे फोन पर संपर्क करना चाहा, लेकिन फोन नंबर बंद मिला। बाद में मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर बिहार के जिला भोजपुर में स्थित आशा के गांव हजारी का टोला गया तो पता चला कि वहां उसका भाई रजनीश यादव तो था, लेकिन आशा वहां भी नहीं थी। पूछने पर रजनीश ने बताया कि आशा ने उसे बलिया में रेल स्टेशन पर ले जाकर बिहार आने वाली ट्रेन में बैठा दिया था और खुद ये कहकर वापस चली गई कि वो बच्चों के पास जा रही है। सीईओ आलोक दुबे को अब लक्ष्मण द्वारा बताई जा रही कहानी में दिलचस्पी पैदा होने लगी, जो बता रहा था कि भोजपुर से जाने के बाद जब वो वापस बलिया में अपने पैतृक गांव पहुंचा तो उसने अपने बड़े भतीजे सागर, जो उम्र व समझदारी में तीनों बच्चों में सबसे बड़ा था, उससे पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि उसे अपनी भाभी आशा सिंह की ये सारी हरकतें शक पैदा करने वाली लग रही थी। पहले उसके भाई का अचानक लापता हो जाना और उसके बाद आशा का भी रहस्यमयी तरीके से लापता होना कई सवाल खड़े कर रहा था। लक्ष्मण ने जब अपने भतीजे से कई बार बातचीत की तो उसने बताया कि पापा के एक दोस्त बबलू अंकल उनके घर आते थे। जिस दिन पापा लापता हुए उस दिन भी बबलू अंकल घर आए हुए थे। उस दिन पापा और बबलू अंकल ने एक साथ शराब भी पी थी। मम्मी ने हम सबको सोने के लिए कह दिया, लेकिन मैं जागता रहा। बाद में मैंने देखा कि जब पापा को नशा हो गया तो बबलू अंकल ने गमछे से पापा का गला दबाकर उन्हें मार दिया। उसके बाद बबलू अंकल और मम्मी पापा को एक बोरी में भरकर कहीं ले गए थे। सर, जब मैंने अपने भतीजे से पूछा कि उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी तो उसने बताया कि मम्मी ने उन्हें डरा दिया था, इसलिए वे चुप रहे। अब गांव में दादा दादी के पास आने के बाद जब उनका डर कम हुआ और पापा की याद सताने लगी तो उसने ये बात बताने का फैसला किया है। लक्ष्मण की कहानी सुनने के बाद सीईओ आलोक दुबे की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई और बोले, तो तुम्हारा शक है कि साहिबाबाद के नाले में जो शव मिला था वो तुम्हारे भाई का हो सकता है? जी हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो शव मेरे भाई का ही था, क्योंकि अगर वो नाराजगी में कहीं गया होता तो अब तक वापस आ गया होता, लक्ष्मण ने कहा। सीईओ आलोक दुबे ने उसी वक्त लिंक रोड थाने के एसएचओ को अपने पास बुलाया और उन्हें लक्ष्मण द्वारा दी गई जानकारी से अवगत कराकर उसका डीएनए टेस्ट करवाकर साहिबाबाद नाले से मिले अज्ञात शव से मैच कराने के लिए कहा। इस मामले की जांच लिंक रोड थाने के एसआई संजीव चौहान को सौंप दी गई। उन्होंने 2 दिन की भागदौड़ के बाद लक्ष्मण का ब्लड सैंपल लेकर नाले में मिले शव के नाखून से मैच कराने के लिए डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेज दिया। 15 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो एक बार फिर पुलिस के हाथ निराशा लगी, क्योंकि रिपोर्ट में डीएनए मैच नहीं हुआ था। सीईओ आलोक दुबे ने लक्ष्मण को बुलाकर ये जानकारी दी तो उसने कहा, सर, हो सकता है कि मेरे सैंपल से मैच ना हो सका हो, लेकिन अगर ये शव मेरे भाई का होगा तो उसके बेटे से जरूर डीएनए मैच कर जाएगा। पुलिस ने लक्ष्मण को अपने भतीजे को लेकर आने के लिए कहा तो वो अपने बड़े भतीजे सागर को लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। इस बार पुलिस ने सागर के ब्लड का सैंपल लेकर उसे डीएनए जांच के लिए भेज दिया।
15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आई तो सीओ आलोक दुबे की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि डीएनए की इस रिपोर्ट में साहिबाबाद नाले से मिला अज्ञात शव का डीएनए 50% अर्जुन के बेटे सागर से मैच कर गया था। इससे ये बात साफ हो गई कि जो शव मिला था वो अर्जुन यादव का था। इधर आशा भी अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने के बाद रहस्यमय ढंग से फरार हो चुकी थी। लिहाजा ये साफ हो गया कि उसका कहीं ना कहीं बबलू से कोई ऐसा संबंध है कि दोनों ने पहले अर्जुन की हत्या की और उसके बाद फरार हो गए। वैसे भी पुलिस के पास अब इस मामले का एक चश्मदीद भी था जो अर्जुन का बेटा ही था। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद सीओ आलोक दुबे हिडन पार क्षेत्र के एसपी ज्ञानेंद्र सिंह को जब इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया तो उन्होंने उसी दिन इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देकर बबलू व आशा को पकड़ने के निर्देश दिए। लिंक रोड थाने में 2 जुलाई 2021 को अपराध संख्या 493/2021 पर धारा 302 में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। चूंकि शव को छिपाने का प्रयास किया गया था, इसलिए इसमें सबूत नष्ट करने की धारा 201 भी जोड़ दी गई। इस मुकदमे की जांच का काम सब इंस्पेक्टर लाल बाबू मिश्रा को सौंप दिया गया। लाल बाबू ने मामले की जांच हाथ में लेते ही सबसे पहले ये पता किया कि बबलू कहाँ रहता था। इसके लिए लक्ष्मण के अलावा कई लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो झंडापुर की गली नंबर 1 में मिथिलेश के घर में किराए पर रहता है। पुलिस की एक टीम ने झंडापुर में मिथिलेश के घर पर दबिश दी तो मकान मालिक मिथिलेश से पूछताछ में पता चला कि 21 फरवरी की रात को उसने बबलू को आखिरी बार देखा था। वो आधी रात को साइकिल से घर आया। साइकिल को कमरे में खड़ी करने के बाद वो अपने बैग में कुछ सामान लेकर ताला बंद करके चला गया और जाते समय बोला था कि जरूरी काम से बाहर जा रहा है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन इसके बाद से बबलू वापस नहीं लौटा है। पुलिस का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया कि अर्जुन यादव की हत्या में उसकी पत्नी आशा और बबलू का ही हाथ है। दोनों के लापता होने से इस बात की पुष्टि भी हो रही थी। पुलिस ने जिस वक्त ये कार्रवाई की उन दिनों देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, इसलिए पुलिस दूसरे मामलों में बिजी होने के कारण दोनों को खोजने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं कर सकी। इसी बीच जनवरी 2022 में लिंक रोड के ज्यादातर पुलिस कर्मियों का तबादला हो गया। इंस्पेक्टर ब्रजेश ने लिंक रोड थाने के नए एसएचओ के रूप में कार्यभार संभाला। सीओ आलोक दुबे का भी तबादला हो गया। आईपीएस अभिजीत साहिबाबाद के नए सर्कल अफसर बनकर आए। हिडन पार क्षेत्र के एसपी ज्ञानेंद्र सिंह हिडन पार के सभी थानों में मुकदमों की फाइलों की समीक्षा कर रहे थे कि तभी उनके संज्ञान में अर्जुन हत्याकांड की फाइल आई, जिससे पता चला कि इस मामले के 2 आरोपी बबलू व आशा सिंह फरार चल रहे हैं। मामले की जांच कर रहे अधिकारी लाल बाबू मिश्रा का तबादला हो चुका है। एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने उसी वक्त इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें हिदायत दी कि इस मामले की जांच को तेजी से खत्म करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सीओ अभिजीत शंकर ने उसी दिन इस मामले की जांच अधिकारी के रूप में लिंक रोड थाने के एसएसआई विनय सिंह की नियुक्ति कर दी। उन्होंने एसएचओ ब्रजेश सिंह को भी हिदायत दे दी कि वे लगातार इस मामले की जांच की निगरानी करते रहे। दूसरी तरफ एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने एसएसपी पवन कुमार से बात करके बबलू और आशा सिंह की गिरफ्तारी पर 20-20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा करवा दी ताकि दोनों जल्दी पकड़े जा सके। एसएसआई विजय सिंह ने जांच का काम हाथ में लेते ही सबसे पहले पूरी फाइल पढ़ी। जब पूरा मामला उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने नए सिरे से इस मामले में सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले लक्ष्मण यादव, उसके बाद उसके भतीजे सागर से पूछताछ हुई। डीएनए की रिपोर्ट से लेकर गुमशुदगी व सभी दस्तावेजों को पढ़ने के बाद विनय सिंह ने सबसे पहले बबलू के मकान मालिक से पूछताछ की शुरुआत की, क्योंकि बबलू तक पहुंचने के लिए मिथिलेश ही एकमात्र जरिया था। उन्होंने बताया कि उसे नहीं मालूम कि बबलू कहां रहता है, वे बस इतना जानते हैं कि वो बिहार का रहने वाला है। उसने बताया कि जब उसने बबलू को मकान किराए पर दिया था तो उसका आधार कार्ड लिया था। विनय सिंह को उसने ये भी बताया कि बबलू अक्सर अपने पेटीएम से मकान का किराया अदा करता था। बबलू तक पहुंचने के लिए दोनों ही जानकारी महत्वपूर्ण थी। विनय सिंह के कहने पर मिथिलेश ने बबलू के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और वे डिटेल्स उपलब्ध करा दी जिस पेटीएम से वो मिथिलेश को किराया अदा करता था। आधार कार्ड से पता चला कि बबलू भागलपुर में गांव मंजिला टीला असाड़ा थाना चांदन का रहने वाला था। इसके अलावा पुलिस ने जब साइबर सेल की मदद से उसे यूपीआई की डिटेल्स चेक कराई तो पता चला कि उसका बैंक खाता साहिबाबाद के कैनरा बैंक में था, जो उसके पेटीएम से जुड़ा हुआ था। बैंक में भी उसके गांव का पता दर्ज था।
इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसके मोबाइल की सीडियां निकलवाई तो पता चला कि करीब 7.5 महीने तक उसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल के हुगली में थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से उसकी लोकेशन पानीपत इलाके में थी। आशा तक पहुंचने का पुलिस के पास कोई जरिया नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी कि अर्जुन की हत्या के बाद से जिस तरह दोनों फरार थे, इससे यह साबित हो रहा था कि वे दोनों एक साथ ही हैं। सारी जानकारी एकत्र करने के बाद एसएसआई विनय सिंह ने सीओ ब्रजेश सिंह को पूरे मामले की जानकारी देकर पानीपत में दबिश देने की अनुमति हासिल कर ली। इसके बाद मोबाइल की लोकेशन के आधार पर स्थानीय पुलिस के साथ छापा मारकर लिंक रोड पुलिस ने बबलू उर्फ कमरुद्दीन व आशा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ होने के बाद जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। वैसे तो अर्जुन पत्नी आशा को बेहद प्यार करता था, लेकिन शराब पीने की रोकटोक पर आशा से उसका झगड़ा होता तो वो उस पर हाथ भी उठाने लगा था। बस यही बात आशा को नागवार गुजरती थी। धीरे धीरे अर्जुन की शराब पीने की लत बढ़ने लगी और उसकी संगत भी खराब होने लगी। कोरोना काल शुरू होने के शुरुआती 2-3 महीनों में शराब की दुकानें बंद थी। ऐसे में केवल उन्हीं लोगों को शराब मिल पाती थी जिनकी जान पहचान ऐसे लोगों से थी जो तस्करी की शराब चोरी छिपे बेचते थे। इसी सिलसिले में एक दिन अर्जुन की जान पहचान झंडापुर में ही रहने वाले बबलू उर्फ कमरुद्दीन अंसारी से हुई। अर्जुन के एक दोस्त ने बबलू से उसकी जान पहचान करवाकर बताया था कि बबलू बड़े काम की चीज है, उसके एक इशारे पर शराब उपलब्ध हो जाती है। बिहार के बांका भागलपुर का रहने वाला बबलू शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। पिछले कुछ सालों से वो साहिबाबाद इलाके में रहकर पहले राजमिस्त्री का काम करता था, बाद में उसने ठेकेदारी शुरू कर दी। बबलू भी अर्जुन के मकान से कुछ ही दूरी पर मिथिलेश के मकान में कमरा लेकर रहता था। शराबी आदमी के लिए ऐसा आदमी भगवान समान होता है जो बुरे वक्त में शराब दिलवा दे। कोरोना का लंबा दौर था, बस अर्जुन की बबलू से यही दोस्ती घनिष्ठता में बदल गई। अर्जुन उसे अपने घर भी लाने लगा। इसी बहाने बबलू की मुलाकात अर्जुन की पत्नी आशा से हुई। आशा देखती थी कि जब भी बबलू अर्जुन के साथ उसके घर आता तो वो शराब नहीं पीता था। धीरे धीरे उन दोनों का आकर्षण इतना बढ़ा कि उन दोनों के बीच में संबंध भी बन गए। इसी दौरान कोरोना का दौर खत्म हुआ और कुछ चीजें सामान्य हुई तो लोग अपने काम धंधों पर जाने लगे। अर्जुन भी अपनी नौकरी पर जाने लगा, लेकिन तब तक आशा अपने पति से बहुत दूर जा चुकी थी। जब अर्जुन घर में नहीं होता था तो बबलू कभी आशा के पास चला जाता तो कभी आशा उसके कमरे पर चली जाती। लेकिन नाजायज रिश्तों का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, लेकिन उसकी भनक एक ना एक दिन किसी को तो लग ही जाती है। एक दिन अर्जुन को भी बबलू और आशा के बीच चल रहे इस खेल की भनक लग गई। इसके बाद तो अर्जुन ने आए दिन आशा के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने एक दिन झगड़ा करके बबलू को भी अपने घर आने से मना कर दिया और कहा कि वो भविष्य में उसकी पत्नी से ना मिले। दोनों के इसी मिलन को रोकने के लिए दिसंबर 2020 में अर्जुन ने झंडापुर से अपना किराए का मकान छोड़कर साहिबाबाद में किराए का मकान ले लिया था। लेकिन बबलू वहां भी चोरी छिपे आकर आशा से मिलने लगा, लेकिन अर्जुन को जल्दी ही इसकी भनक भी लग गई। बस इसके बाद अर्जुन के अत्याचारों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि वो घर में होता तो दो ही काम करता, या तो शराब पीता या आशा के साथ मारपीट करता। ये सिलसिला इस हद तक चला कि आशा अपनी जिंदगी से तंग आ गई। एक दो बार तो सोचा कि खुदकुशी कर ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर इरादा त्याग देती। एक दिन जब बबलू से इसी बारे में उसकी फोन पर बात हो रही थी तो बातों ही बातों में उसने कह दिया कि पता नहीं कौन सा दिन होगा जब उसे अर्जुन से छुटकारा मिलेगा। बस बबलू के मन में बात बैठ गई और वो समझ गया कि आशा भी अब अर्जुन से मुक्ति चाहती है। लिहाजा उसने आशा से कहा कि वो उसे अर्जुन से मुक्ति दिलाएगा। वो अर्जुन को खत्म करके उसके अत्याचारों से उसे मुक्त कराएगा। और फिर उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उसने 21 फरवरी की शाम को उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। साजिश के मुताबिक उस दिन बबलू अर्जुन के लिए शराब की पूरी बोतल खरीद कर लाया था, साथ ही उसमें मिलाने के लिए नशे की दवा भी। योजना के मुताबिक उस दिन बबलू ने अर्जुन के सामने आशा के पांव छूकर माफी मांगी और कहा कि वो भविष्य में उसे गलत निगाह से कभी नहीं देखेगा। इस दौरान वो खुद तो कम शराब पी रहा था, लेकिन नशे की दवा मिलाकर अर्जुन को भर भर कर गिलास शराब पिला रहा था। रात करीब 9:30 बजे तक अर्जुन के ऊपर शराब का नशा पूरी तरह हावी हो चुका था। इस दौरान आशा ने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें सोने के लिए बोल दिया। शराब के नशे में अर्जुन की आंखें बंद होने लगी थी, उस पर मूर्छा छाने लगी थी। इसी बीच बबलू ने मौका पाकर पास में रखा अंगोछा अर्जुन के गले में डाला और जोर से उसका गला दबा दिया। शराब के नशे के कारण अर्जुन ताकत के साथ छटपटा भी ना सका
और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। इसके बाद उन्होंने कमरे की लाइटें बंद कर दी और बाहर चहल पहल कम होने का इंतजार करने लगे। 1 घंटे बाद उन्होंने कमरे की लाइट जलाई और उसके बाद एक बोरे में अर्जुन के शव को भरकर कमरे के बाहर खड़ी बबलू की साइकिल पर लादा। शव को लेकर दोनों पास ही बहने वाले गंदे नाले पर पहुंचे, जहां बोरे समेत शव को नाले में फेंक दिया। इसके बाद बबलू अपने कमरे पर वापस आ गया। उसके और आशा के बीच पहले से तय हो गया कि उन्हें कब और कहां मिलना है। वो कमरे पर साइकिल खड़ी करके अपने पहनने के कपड़े लेकर बदरपुर में अपने एक दोस्त के घर चला गया। साजिश के मुताबिक अगले दिन आशा ने अर्जुन के लापता होने का नाटक कर उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। 3 दिन बाद जब अर्जुन का सड़ा गला शव मिला तो आशा ने उसे जानबूझकर पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में 11 मार्च को वो तय योजना के अनुसार अपने बच्चों को अपनी ससुराल में छोड़कर वहां से दिल्ली भाग आई और इसके बाद वे कभी पश्चिम बंगाल तो कभी कहीं और छिपते हुए एक दूसरे के साथ रहते रहे। आशा ने अपने पति की बुरी लत से परेशान होकर गैर मर्द की बाहों में सुख तलाशने के लिए अपने घर में तो अंधेरा कर दिया, लेकिन वो सुख उसे फिर भी नसीब नहीं हुआ। पुलिस ने आशा व बबलू से पूछताछ के बाद बबलू के कमरे से शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त साइकिल बरामद कर ली। बाद में दोनों को अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।